हाँ तो भाई क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कुछ नहीं, जो हम पढ़ रहे थे वो तो खत्म हो चुका। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो बेसिकली हम लोगों ने लास्ट क्लास में फिनिश कर दी थी भाई। और अब आज से हम लोग शुरू करेंगे एक नई यूनिट, एक अच्छी यूनिट, सुंदर यूनिट विद लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स एज यूजुअल, जैसे कि क्लासिकल फिजिक्स में होते हैं। बिना न्यूमेरिकल्स के आप क्लासिकल फिजिक्स को इमेजिन नहीं कर सकते, तो इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। आज पहली क्लास है, बेसिक क्लास है, तो कुछ बेसिक बातों पे ध्यान दिया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी की, ताकि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स आप लोगों को समझ में आ सकें। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें अगर हम लोग, तो ये बेसिकली टोटल 9 यूनिट्स में से दूसरी यूनिट है। और अगर हम लोग एनसीईआरटी की बात करें तो ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। ये एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर है? वैसे तो ये एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर है, लेकिन हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी, और जो दूसरा पार्ट होगा इसका बेटे, जो इसका सेकंड पार्ट होगा वो होगा इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स। दूसरा पार्ट क्या होगा? इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स। इसके अंदर सारे डिवाइसेस होंगे और यहीं से तुम्हारे कक्षा 12 के प्रैक्टिकल भी शुरू हो जाते हैं। जो प्रैक्टिकल्स स्टार्ट होते हैं क्लास 12 सेक्शन ए के, वो इस चैप्टर से शुरू हो जाते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स। तो जैसे जैसे प्रैक्टिकल आते जाएंगे अपन लोग साथ के साथ प्रैक्टिकल भी करते हैं। बोलो सही है? तो आज स्टार्ट करेंगे भाई ये फालतू, एकदम बिल्कुल फालतू सा चैप्टर, नाम है इसका इलेक्ट्रिसिटी। समझने पे जोर देंगे, जो उतारना है वो मैं तुम लोगों को बता दूंगा। जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट चैप्टर पढ़ा था, हमने पढ़ा था उसमें टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। बोलो पढ़े थे क्या? हमने पढ़े 3 तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं भाई कंडक्टर्स हैं, भाई इंसुलेटर्स हैं और डाइइलेक्ट्रिक्स। हाँ ना बोलो। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बिहाफ पे बिल्कुल सही डिवीजन थी हम लोगों की। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में भी फर्दर 3 तरीके के सब्सटेंसेस हैं। हमारे पास कंडक्टर्स हैं, हमारे पास इंसुलेटर्स हैं, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आएंगे सेमीकंडक्टर्स। क्या आएंगे भाई? तो हमारे पास कंडक्टर्स हैं, हमारे पास इंसुलेटर्स हैं, और फिर हमारे पास क्या है? सेमीकंडक्टर्स। ध्यान लगाइए और जरा सोचिए भाई, कंडक्टर्स वो हैं जो कंडक्शन करते हैं। सर ये क्यों कंडक्शन करते हैं? क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि इनमें क्या होते हैं? सर इंसुलेटर्स वो हैं जो कंडक्शन नहीं करते हैं। सर ये कंडक्शन इसलिए नहीं करते क्योंकि इनमें सर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ये तो इन दोनों की बात हो गई, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। मुद्दे की बात ये क्या है? अब कई लोग कहेंगे कि जी जो ये सेमीकंडक्टर्स हैं और ये ना कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में कहीं लाई करते हैं, तो आपका उत्तर सही नहीं। आप समझिए बात को। सेमीकंडक्टर्स क्या हैं? दे डू नॉट कंडक्ट एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल भी कंडक्शन नहीं करते, बट स्टार्ट कंडक्टिंग इफ दे आर हीटेड। ये रूम टेम्परेचर पे तो कंडक्शन नहीं करते, लेकिन ये कंडक्शन करना शुरू कर देते हैं अगर इनको क्या कर दिया जाए? हीट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? एग्जाम्पल के तौर पे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं भाई? दोनों ही, सिलिकॉन और जर्मेनियम। केमिस्ट्री, कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? 17 14 कौन से ग्रुप के? 14 के।
ग्रुप नंबर 14 क्या है? ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली। किससे सीखा गिद्दा सॉन्ग? ओहो ऊपर नीचे लिख दिया मैंने। कौन सी गीता? स्नेहा प्रभा। हाँ सबने अपने अपने बना रखे हैं कुछ ना कुछ एब्रिविएशन। किससे सीखा गिद्दा सॉन्ग पंजाबी। ठीक है भाई, तुमको दो ग्रुप बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 13। ये तुमको याद रखने। ग्रुप नंबर 13 ब्रिंग आलू गोभी इन थाली। ग्रुप नंबर 15 नया पुराना आज सब बिकेगा। इसकी जरूरत हमको पड़ेगी सेमीकंडक्टर्स में। अभी तो हम यहाँ पे इनकी इतनी सी स्टडी करके छोड़ रहे हैं कि सेमीकंडक्टर्स वो हैं जो रूम टेम्परेचर पे कंडक्शन नहीं कर रहे, लेकिन अगर मैं हीट कर दूं तो ये कंडक्शन करते हैं। इनके लिए पूरी एक यूनिट डिवोटेड है तुम्हारी, यूनिट नंबर 9, लास्ट यूनिट, मॉडर्न फिजिक्स। वहां पे हम देखेंगे एन टाइप कैसे बनता, पी टाइप कैसे बनता, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री याद करो, एन टाइप कैसे बनता, पी टाइप कैसे बनता, एलईडी, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, ये सब चीजें कैसे काम करती हैं, ये हम कहाँ देखेंगे? सेमीकंडक्टर। कहाँ देखेंगे भाई? ये सेमीकंडक्टर्स ही हमारा भविष्य है बेसिकली। तो ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है। अभी हम फिलहाल क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो अभी हम इनकी कोई चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम केवल चर्चा करेंगे कि सर्किट में करंट बनता है तो रेजिस्टेंस कितनी होगी, उस पर किस किस चीजों से असर पड़ेगा। बोलो क्लियर है? यस सर। ये बात पल्ले पड़ गई? यस सर। उतार डाल फटाक से। कौन सी टॉपिक? अरे ये तो नाम बोल रहा हूँ मैं। हे राम, इधर फंस गया। इधर आ जा। टॉपिक जब पढ़ाऊंगा तब मैं पढ़ाता हूँ भाई, तो टेंशन मत ले। तो इधर आ जा, इधर से। अब एक क्लास का डेकोरम मेंटेन करो, वरना मैं उठा के बाद में फेंक दूंगा बेटा। ठीक, आ जा इधर। आओ ध्यान दिया जाए जरा इलेक्ट्रिसिटी पे, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम लोग देखेंगे। सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? कई लोग लिखते हैं ऐसे, फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा दिमाग लगा के सोचो, फ्लो ऑफ चार्ज करंट होगा या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट होगा? फ्लो ऑफ चार्ज क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होता है, इट कैन नॉट फ्लो। इसलिए हम फ्लो ऑफ चार्ज को करंट नहीं बोलते, हम बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। लेकिन ये करंट की डेफिनेशन नहीं है, ये एक तरीके से करंट की पहचान है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम लोग करंट बोलते हैं। अब करंट को डिफाइन कैसे करें कि जैसे मान लो ये मैंने एक वायर मान लिया, सपोज ये वायर है। अब वायर है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। इसमें से क्या पास हो रहा है? मैं अगर ये मान लूं कि इस वायर की हर जगह का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? सेम। तो करंट को डिफाइन करने का तरीका है कि करंट जो होगा ये होगा चार्ज क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम। कितना चार्ज इसको क्रॉस कर रहा है उसको हम किससे डिवाइड कर दें? टाइम से। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो Q बराबर क्या आएगा? IT। इसलिए चार्ज का फॉर्मूला बना Q बराबर IT। ध्यान लगा के देख, करंट की डायमेंशन A और टाइम की डायमेंशन क्या होती है? इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब मैंने यूज किया था तो मैंने चार्ज की डायमेंशन क्या ली थी? 80। तो वो चार्ज की डायमेंशन 80 यहां से बनती है। बोलो क्लियर है? तो करंट जो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट कहते हैं। अच्छा, इससे पिछली यूनिट में हम लोग क्या पढ़ के आए कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोगों ने पढ़ा। क्या उस पूरी यूनिट में हमने चार्ज को मूव कराया? हाँ ना बोलो।
हमने पूरी यूनिट में चार्ज को मूव नहीं कराया, लेकिन अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को क्या कराएंगे, मूव कराएंगे। और अगर एक बेसिक सा सवाल मैं तुम लोगों से पूछूं, तुम मुझे सोच के बताओ किसी वायर में से क्या फ्लो करता है, करंट या चार्ज? करंट या चार्ज? चार्ज या इलेक्ट्रॉन कह सकता हूं मैं, ठीक है ना, या ये भी कह सकता हूं नेगेटिव चार्ज। क्या कह सकता हूं? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। करंट तो एक फेनोमेना है जो तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन क्या करे, मूव करे। तो किसी भी वायर में करंट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है। क्या फ्लो कर रहा होता है? और एक बात को ध्यान से समझो, हमारे घरों में यूज होने वाला नॉर्मल जो सॉकेट है वो ऐसा होता है जिसमें हम प्लग लगाते हैं। अब ये बात तो सब जानते हैं कि ये अर्थ वायर है, ठीक है ना, ये अर्थ की वायर होती है। तुम मुझे सोच के बताओ, इस सॉकेट के पीछे जो तार लगी है उसमें करंट है क्या? चार्ज है? नहीं, ना करंट है ना चार्ज है। उस वायर में पोटेंशियल, ना तो उसमें करंट है ना उसमें चार्ज है, वायर में पोटेंशियल। एक तो हमारे देश में लोग गलत बोलते हैं कि कितना करंट है, 220 वोल्ट का करंट है। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, यूनिट पोटेंशियल की इस्तेमाल कर रहे हो और बोल रहे हो कि करंट है। करंट नहीं होता, क्या होता है? पोटेंशियल। क्या होता है? अब इनमें से बेसिकली क्या है, एक वायर जो है ये तो 220 वोल्ट पे, और जो दूसरी वायर है ये 0 वोल्ट पे होगी। जो वायर 0 वोल्ट पे होती है इसको बोला जाता है न्यूट्रल वायर। क्या बोला जाता है? न्यूट्रल वायर। और जो वायर 220 वोल्ट पे होती है इसको बोला जाता है लाइव वायर। क्या बोला जाता है इसको? लाइव वायर। तो एक होती है लाइव वायर और दूसरी होती है न्यूट्रल वायर। तो वन इज लाइव, अनदर वन इज न्यूट्रल। अब तुम सुनो, सर्किट चलता कैसे है। मान लो मुझे इससे एक बल्ब जलाना और मैं यहाँ पे एक सुंदर सा बल्ब बना लेता हूँ। देखना, एक वायर इधर टच कराओगे और एक वायर इधर, हाँ ना बोलो, तभी बल्ब क्या करता है? ग्लो। तुमने क्या किया, तुमने बल्ब के एक हिस्से को 220 पे टच करा दिया और दूसरे हिस्से को 0 पे। तुम्हें नहीं लगता कि बल्ब के दोनों हिस्सों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया? पोटेंशियल का क्या आ गया? और अगर पोटेंशियल का डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन भागेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन भागेगा, इलेक्ट्रॉन अगर भागेगा तो इलेक्ट्रॉन के भागने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। इलेक्ट्रॉन के भागने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। तो उसकी वजह से ये बल्ब जलेगा। क्या हो अगर तुम दोनों वायर यहीं टच करा दो? नहीं जलेगा, बल्ब काम नहीं करेगा। अगर तुम दोनों वायर 0 में जोड़ दो, नहीं काम करेगा। करंट के बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि डेल्टा V होना चाहिए। ये चीज तुम अपने घर पे जाके टेस्टर से ऑब्जर्व कर सकते हो। एक टेस्टर लेना, स्विच को ऑन कर लेना, दोनों में से एक ही तरफ टेस्टर की लाइट जलेगी, दोनों तरफ नहीं जल सकती। और अगर गलती से दोनों तरफ जल रही है तो समझ लो कि तुम्हारे घर का सर्किट खराब है, तुम्हारी वायरिंग खराब है और तुम्हें उसको सही कराने की जरूरत है। ऐसी स्थिति अगर होती है कि दोनों जगह टेस्टर जले तो तुम्हारे घर के अप्लायंसेस बहुत जल्दी खराब होंगे, ज्यादा दिन चल नहीं पाएंगे, ठीक है। करंट की लीकेज होती है उसमें, करंट की क्या होती है? अब एक और चीज समझो, अक्सर लोग बता देते हैं, मैंने पता नहीं कुछ लोगों को कहते हुए सुना कि जैसे ये तार हैं, बेयर वायर्स हैं, जब बिजली का ट्रांसमिशन होता है तो एनडीपीएल या टीपीडीडीएल जो हो गया है वो वायर्स को बिछा देता है। अक्सर ये देखा गया कि पक्षी जब बैठता है तार पे उसे करंट नहीं लगता, उसे बिल्कुल करंट नहीं लगता। कारण, अरे भाई पक्षी के दोनों पैर एक ही तार पे। मैं अगर ये मान भी लूं कि वो लाइव वायर पे बैठा है तो इधर भी 220 वोल्ट है और इधर भी 220, उसकी बॉडी के अक्रॉस डेल्टा V नहीं है, इसलिए उसको करंट नहीं लग रहा। पक्षी छोड़ो, अगर तुम भी अपने दोनों हाथ एक ही वायर के ऊपर रख दो और हवा में लटक जाओ, सर्किट पूरा नहीं होना चाहिए। सर्किट, अगर तुम्हारा पैर जमीन को छू गया तो सर्किट पूरा, क्योंकि जमीन भी 0 वोल्ट पे होती है। जमीन भी कितने वोल्ट पे होती है? ठीक है। तो अगर तुम भी अपने दोनों हाथ इससे बांध के लटक जाओ तुम्हें भी करंट नहीं लगेगा,
तुम्हारे घर पे कभी भी इलेक्ट्रिशियन आता होगा रिपेयरिंग करने के लिए, तुमने देखा होगा लकड़ी का स्टूल लेके उसके ऊपर वो खड़ा होकर के और तार को डायरेक्ट पकड़ लेता है, उसको तो कभी करंट नहीं लगता ना। क्यों? क्योंकि वो सर्किट को कंप्लीट होने नहीं दे रहा। और ऐसी स्थिति में याद रखना, ये प्रिकॉशन के तौर पे मैं तुम्हें बता देता हूँ, जैसे मान लो अगर वो इस प्रकार से कभी कार्य कर रहा है तो कभी भी उसको टच नहीं करने का, वरना उसको तो आनंद आएगा ही आएगा उसके साथ तुम्हें भी भरपूर आनंद मिलेगा, क्योंकि सर्किट तो तुम्हारे थ्रू पूरा हुआ। तुमने किसको टच कर दिया? जमीन को, तो करंट उसे तो लगेगा ही, तुम्हें भी लगेगा। इस बात को ध्यान रखो। तो ये बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहीं सुना था, लोग बोलते हैं कि पक्षियों के पैरों में ब्लड की सप्लाई नहीं होती इसीलिए उन्हें करंट नहीं लगता। ये सब ड्रामेबाजी है, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स का नियम है, डेल्टा भी नहीं तो करंट नहीं लग सकता। हाँ ना बोलो यार। yes, sir। ये बात पल्ले बड़ी तुमको। एक्चुअली ऐसे सर्किट हम लोगों के घरों में काम करता है। तो ये एससी वर्मा का 1 नंबर का सवाल है। एक्चुअली सवाल ये था कि व्हाट फ्लोज थ्रू द वायर, चार्ज और करंट। The answer is charge flows through the wire. Flow of charge is basically called what? Current. Flow of charge is basically called what? Current. तो ये एक conceptual सवाल है, लोग मतलब समझ लेते हैं। और हमेशा याद रखना, इधर देखें, मेरे चुप होते ही आप लोग आपस में बातें ना किया करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप लोग। आप बात केवल तभी करें जो मैं आपको बात करने को बोलूँ। इधर आपकी मन की मर्जी नहीं न चलेगी। ये तो तुम बहुत खुशकिस्मत लोग हो कि तुम्हारी क्लास में रिकॉर्डिंग हो रही है और उसका बेचारे का काम बढ़ जाएगा। मैं इतनी देर में तुम डंडा फेंक के मार दूँ। मैं जितना हंसी मजाक करता हूँ उतना शॉर्ट टेम्पर बंदा भी हूँ। मैं हंसी मजाक एक्चुअली इसलिए करता हूँ कि गुस्सा ना आए। ये अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा, तो यहाँ ना चढ़ो, इस बात को ध्यान रखो बेटा। पढ़ने आए पढ़ो ना, ये आपस की अपनी घर की चर्चा बाहर किया करो भाई, इधर नहीं। जो ये यारी दोस्ती सब बाहर, इधर नहीं, इधर इधर पढ़ाई पे ध्यान। फोकस फोकस। चार्ज कैरियर्स, क्या है टॉपिक? चार्ज कैरियर्स। चार्ज का मतलब तो चार्ज है भाई, कैरियर का मतलब क्या है यार? ले जाने वाला, जो बेसिकली चार्ज को कैरी करे। जो चार्ज को क्या करें? एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? चार्ज कैरियर। अभी तुमको क्लियर हो जाएगा। मेटल्स के अंदर या कंडक्टर्स के अंदर बोलो तो चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन। खाली इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अंतर तो पता है ना खाली इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन में? फ्री इलेक्ट्रॉन कोई बॉन्ड नहीं बना के रखता, बेसिकली वो फ्री होता है। इलेक्ट्रॉन तो हर बॉडी में, इलेक्ट्रॉन तो प्लास्टिक बॉडी में भी है। कोई बॉडी अगर प्लास्टिक की बनी है तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन ना, लेकिन वो कंडक्शन नहीं करते क्योंकि वो बाउंड होते हैं, फ्री नहीं होते, है ना। तो लिखेंगे जरा चार्ज कैरियर की डेफिनेशन में लिखो दे आर दी एटम्स ऑब्लिक आयंस, एटम्स ऑब्लिक आयंस oblique molecules which carry charge from one place या from one point to another, which carry charge from one point to, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेके जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? चार्ज कैरियर। आओ जरा समझो। एग्जाम्पल के तौर पर कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। आओ जरा ध्यान दो। अगर मैं बात करूं मेरे भाई इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो पहले तो जरा यही बता दो कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं? व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? केमिस्ट्री। चलो मान लिया फिजिक्स नहीं आती, केमिस्ट्री तो आती है, तो केमिस्ट्री से बता दो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? which dissociate into their ions, जो अपनी आयंस में टूट जाए आप, वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के होते हैं भाई,
स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग और वीक। यस सर। स्ट्रॉन्ग जैसे NaCl जो पूरे तरीके से अपनी आयंस में टूट जाए वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। भाई NaCl में दो ही आयन बन सकती थी, एक सोडियम और एक क्लोरीन, दोनों बन गई, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे मेरे भाई CH3COOH एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको, इसकी आयन बनेगी भाई तो क्या बनेगी CH3COO नेगेटिव और H। तो ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इनके अंदर बोलो चार्ज को कौन कैरी कर रहा है, आयन। कौन कैरी कर रहा है, कैसी आयन, हम लिखेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इनके अंदर चार्ज कैरियर कौन है, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। अच्छा, एक स्पेशल केस जो CBSE ने पूछा वो ये है तीसरे वाला, फॉर गैसेस। ये आया है, ये बोर्ड में पूछा गया है, फॉर गैसेस कि गैसेस के लिए कौन है चार्ज कैरियर। तुम दिमाग लगा के सोचो तो तुम्हें पता चलेगा कि गैसेस तो कंडक्शन करती नहीं है, ये तो इंसुलेटर होती है, ये तो फिर ये चार्ज कैरियर ह्यूमिडिटी के तो। हाँ भाई सर, गैसेस डाइलेक्ट्रिक नहीं होती, हाई वोल्टेज के अंदर चार्ज। हाँ, ये बात नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती, लेकिन अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज लगाएं तो ये आयोनाइज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, बात को समझना, आयोनाइज होने को क्या बोला जाता है, आओ समझें। जैसे ये न्यूक्लियस बना लिया और यहाँ के इलेक्ट्रॉन आयोनाइज होगी 2 3, जय मान ले ऐसे। तो आयोनाइज होने का मतलब क्या है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, हाँ ना बोलो, तो पीछे कैसी आयन बचेगी, कैसी आयन, और बाहर क्या बचा, इलेक्ट्रॉन। क्या बचा, इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिव आयन और ये इलेक्ट्रॉन ही कंडक्शन कराते हैं। आई बात समझ में। तो इनके अंदर चार्ज कैरियर कौन होगा स्पेसिफिकली, पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। गलती से भी इसमें नेगेटिव आयन नहीं लिखने का, क्योंकि आयनाइजेशन से नेगेटिव आयन नहीं बनती, हमेशा क्या बनती है, पॉजिटिव आयन। बोलो आया, यस सर। उतार ले, ये पूछा गया भाई बोर्ड में 1 नंबर में। जब बहुत ज्यादा एनर्जी दी जाती है किसी भी गैस को, किसी भी सब्सटेंस को, तो ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन जो नॉर्मल कंडीशन में स्ट्रक्चर को छोड़ते नहीं है, ये इस स्ट्रक्चर को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर को छोड़ के बाहर निकल गया तो पीछे क्या बनेगा, पॉजिटिव आयन, क्योंकि इसके कोर में पहले से 5 प्रोटॉन थे और 5 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के भाग जाने के बाद इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, तो एक प्रोटॉन बढ़ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन तो अकेला हो ही गया। तो अब ये और ये दोनों मिलके कंडक्शन करते हैं, और इसीलिए हमने लिखा कि गैसेस में पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन करेंगे। बोलो क्लियर भाई, लिख लो शाबाश। ह्यूमिडिटी कहीं पे भी हो जाए कंडक्शन हो जाए, उसको चार्ज के लिए भी बोलते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे होगा तो एक उसके लिए हाई वोल्टेज की जरूरत नहीं है ना, वो मस्ट होना गैस की थोड़ी ना प्रॉपर्टी, तो एनवायरनमेंट की प्रॉपर्टी। वाटर है ना, तो एनवायरनमेंट में वाटर है, वो थोड़ी ना चार्ज कैरियर हुआ। चार्ज कैरियर जो उस सब्सटेंस के अंदर है, वाटर को तुम कहीं भी रखोगे तो वही वहीं पर कंडक्शन हो जाएगी। हाँ भाई, हो गया, पक्की बात। अब काम की बात शुरू करें। काम की बात, हाँ, काम की बात। और 5 सितारा हेडिंग डाल दो भाई, और अब ध्यान से एकाग्रचित होके सुनो। ज्यादा हिंदी हो गई। कोर्स शुरू हो गया यहां से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, अब यहां से टेक्निकल नॉलेज शुरू हो जाएगी जो 10वीं के पार की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी
आओ समझते। ये कहानी याद रखना ताकि इससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमेशा हमेशा को याद। मान लो तुम इतने सारे बच्चे बैठे हुए क्लास में, मैं हर बच्चे के पैर में एक मोटर फिट कर दूं। क्या फिट कर दूं? मोटर। क्या फिट कर दूं? मोटर। और उस मोटर को चला के छोड़ दूं, जिसका कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि तुम सब भागो, तुम सब क्लास के अंदर भागो। कैसे भागोगे ये तुम्हें भी नहीं पता, क्योंकि मोटर का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है। इमेजिन करना, क्योंकि इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। मोटर का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है। अच्छा सोचो, जब तुम भागोगे तो हो सकता है तुम्हारी टक्कर भी हो जाए, और ऐसा भी तो होगा कि तुम इस दीवार से भी जाके टकरा जाओ, क्या पता इससे टकरा जाओ, क्या पता इससे टकरा जाओ। हाँ ना बोलो यार। अब मान लो मुझे इस क्लास को पार करके जाना है उस दरवाजे से, क्या तुम मुझे जाने दोगे आराम से? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि तुम्हारे पैर में तो मोटर लगा है, तुम सब दौड़ रहे हो, तो तुम चाहो या ना चाहो तुम में से कोई सा ना कोई सा तो मुझसे आके टकरा ही जाए। और क्या पता बहुत सारे टकराते रहे, मैं थोड़ा सा चलूं और फिर कोई टकरा जाए, तो यहाँ से मेरा मुंह इधर को करते हैं, फिर मैं इधर को चलूं, फिर कोई टकरा जाए, फिर इधर को। मतलब मैं जाना चाह रहा हूँ सीधा सीधा, लेकिन क्या तुम मुझे जाने दे रहे हो सीधा सीधा? मैं अपनी रफ्तार बहुत बढ़ाना चाह रहा हूँ कि जल्दी चला जाऊं, लेकिन क्या तुमने मुझे मेरी रफ्तार बढ़ाने दी? क्या मेरी रफ्तार एक्चुअली बहुत कम हो गई? हाँ, टक्कर मार रहे हो तुम लोग, मुझे चलने ही नहीं दे रहे, तो मेरी एक्चुअल रफ्तार क्या हो गई? बहुत कम हो गई, पार ही नहीं कर पा रहा। और इस वक्त मेरी जो वेलोसिटी है, उसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? उसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? बात तो समझ नहीं आई, लेकिन मैं इसको कोरिलेट करता हूँ, जरा ध्यान से समझो। तुम कहते हो, अभी अभी मैंने क्या बताया कि तार में करंट नहीं होता, तार में कौन पास हो रहा होता है? इलेक्ट्रॉन। मान ले मैं वो इलेक्ट्रॉन हूँ और ये वो तार है, ये तार का इंटरनल एरिया है, और तुम जिनके पैरों में मोटर फिट है, तुम उस वायर के इलेक्ट्रॉन हो। अरे इलेक्ट्रॉन तो तार में भी होंगे ना, वायर के अपने भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, जो तुम्हारी तरह दौड़ रहे होंगे, जो तुम्हारी तरह, क्योंकि उनके पास एक वेलोसिटी होगी जिसे कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? तुमने कक्षा 11 में पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रॉन कभी आराम से तो बैठता नहीं है, घूमता फिरता रहता, उसकी आदत है, उसकी नेचर है। तो तुम घूम फिर रहे हो, मैं वो इलेक्ट्रॉन हूँ जो चार्ज को लेके जा रहा हूँ। अभी अभी बताया ना, चार्ज कैरियर। मुझे करंट बनाना है, मुझे क्या बनाना है? अब मैं तुम्हारे अंदर से पास होना चाह रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे अपने अंदर से पास होने नहीं दे। तुम कभी इधर से टकरा रहे हो, कभी उधर से टकरा रहे हो, जिसकी वजह से मेरी रफ्तार बहुत हद तक क्या हो रही है? कम। तो अब जो मेरी रफ्तार है, उसी एवरेज रफ्तार को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? ऐसा लगता है इलेक्ट्रॉन रेंग रहा है, ऐसा लगता है इलेक्ट्रॉन रेंग रहा है, चल नहीं पा रहा बेचारा। और भी कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आएंगे यहाँ से निकल करके, मैं सबको कोरिलेट कर रहा हूँ, इसलिए कहानी को याद रखें। 10वीं क्लास में तुम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है भाई, रेजिस्टेंस। भाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस शब्द निकला रेजिस्ट से, रेजिस्ट का मतलब है रोकना। तुम मुझे रोक नहीं रहे क्या? अरे मैं जाना चाह रहा हूँ, तुम मुझे जाने नहीं दे। यही कारण है रेजिस्टेंस का। अगर मुझे रेजिस्टेंस खत्म करनी है तो मुझे पहले तुम्हारा दौड़ना बंद करवाना पड़ेगा। अगर तुम्हारी दौड़ बंद हो गई तो मेरा रास्ता साफ, फिर मैं जा सकता हूँ, एकदम खुले चौड़ में जाऊंगा, फिर नहीं डरूं किसी से भी। हाँ ना बोलो। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? हो चुका है। हो सकता है नहीं, हो चुका है। किसने किया? किसने किया? प्रोफेसर एच कैमरलिंग ओन्स। प्रोफेसर एच कैमरलिंग
ओम्स ने डिस्कवर किया फेनोमेना जिसका नाम रखा गया सुपर कंडक्टिविटी, और इन्होंने मरकरी को सुपर कंडक्टर बनाया कितने केल्विन पे? इसको जब तुम डिग्री सेल्सियस में निकालोगे तो लगभग -269 डिग्री सेल्सियस निकलेगा। ये ठंडा करते गए मरकरी, ठंडा करते गए तो काइनेटिक एनर्जी घटती गई। किसकी? तुम्हारी। तुम इलेक्ट्रॉन्स हो ना भी। ये ठंडा करते गए तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी घटती गई। इस टेम्परेचर पे आके तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? तुमने दौड़ना क्या कर दिया? मेरा रास्ता। और रेजिस्टेंस बिल्कुल क्या हो गई? नो रेजिस्टेंस। बात कुछ समझ में आई? सुपर कंडक्टिविटी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, कि जमाने में होती थी, लेकिन मैंने फिर भी क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से तो मैंने बता दिया। और सुनो, तुमने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, या एक कॉमन सा फेनोमेना बताता हूँ। जब भी किसी तार में से करंट पास करते हैं तो तार गर्म हो जाता है। हाँ ना बोलो? क्यों? कोलिजन्स। These collisions में जाना चाहते ही तुम मुझे जाने नहीं दे रहे। समझ रहे हो बात को? 11वीं में पढ़ा होगा कोई भी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता। कोलिजन इनइलास्टिक, एनर्जी का लॉस होता है। जो एनर्जी का लॉस होता वही हीट के फॉर्म में बाहर निकल के आता। हाँ ना बोलो? और इसी वजह से वायर क्या हो जाती है? गर्म। तो बेसिकली ये कोलिजन 3 चीजों का कारण बन रहे हैं। कितनी चीजों का? पहली बात तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। करो यार रफ्तार कम क्यों है? यार रफ्तार तो कम होगी, तुम टकरा रहे हो उससे यार। दूसरी बात, चीजें रेजिस्टेंस क्यों ऑफर करती हैं? क्योंकि सारे मुझे जाने ही नहीं दे रहे, इसलिए रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है। तार गर्म क्यों हो रही है? क्योंकि कोलिजन हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है? और कोलिजन में एनर्जी का क्या हो रहा है? लॉस। वही एनर्जी लॉस हीट के फॉर्म में बाहर आ जा रही है। हाँ ना बोलो? बात कुछ पल्ले पड़ी? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। पक्की बात? बहुत बढ़िया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या परिभाषा लिखा तुम? लिख लो, पहले लिख लो। लिखो भैया, परिभाषा लिखेंगे। ओहो, मीटिंग बंद हो गई। बहुत पहले बंद हो गई। अरे मैं तुमको बताता ही नहीं। सर मेरे को लगा आप डांटोगे, इसलिए सामने अपना काम करना। नहीं, अब तो फिर का डांट। अरे हो जा कनेक्ट हुआ, फोन आ गया ना। हाँ अब सही है। हाँ एक सेकंड मिल जाओ, आइए। देखो, अकॉर्डिंग टू सॉरी क्या बोलते, क्या लिखवा रहा था? ओके लिखो, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी। इट इज डिफाइंड एज the average velocity with which electron moves towards the positive pole, है ना? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिस रफ्तार से, जिस एवरेज रफ्तार से इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भागे? पॉजिटिव पोल की तरफ भागे, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इसको भैया रिप्रेजेंट किया जाता है भैया वीडी से। एक जनरल वीडी की जो वैल्यू है लगभग भैया 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड। बहुत कम रफ्तार है ये किसी इलेक्ट्रॉन के लिए। जब किसी तार में से करंट बनता है तो इलेक्ट्रॉन की रफ्तार लगभग 10 की पावर -4 ना के बराबर है ना, एकदम ना के बराबर। कोई बात आप ये लिखिए। वो उसको कहते हैं कन्वेंशनल करंट। बताऊंगा उस पर भी अभी आ रहा हूँ। वो ट्रेडिशनल करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं। करंट 2 तरीके का होता है। हाँ वो गलत है तो एक्चुअली अभी मत जाओ उस पर, बताऊंगा वो उसका इतिहास बताऊंगा पूरा, वो क्यों बनाया गया। हाँ भाई, रामायण लिख ली? अच्छा अब दिमाग लगाएंगे, आओ थोड़ा तुम ही बताना मुझे। सोच
तुम इलेक्ट्रॉन हो वायर के, मैं पासिंग इलेक्ट्रॉन हूं, ठीक है, नींद से जाग जा, मैं पासिंग इलेक्ट्रॉन हूं। मान लो वायर का टेम्परेचर बढ़ा दो, वायर का टेम्परेचर बढ़ा दो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगी बढ़ेगी? आराम से सोच लो, वायर का टेम्परेचर बढ़ा दूं, मैं क्या करें? आराम से सोचो, 20 सेकंड दे रहा हूं, जब सोचो आराम से, लॉजिक तो मैं समझा दिया, लॉजिक पे लॉजिक लगा के देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी? दोबारा बताता हूं, कंडीशन समझ लो, तुम लोग इलेक्ट्रॉन हो वायर के, मैं पासिंग इलेक्ट्रॉन हूं, जिस वायर में तुम हो मैंने उस वायर का टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब बताओ वायर के टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगी या बढ़ेगी? ये समझ, कितने लोग कह रहे हैं बढ़ेगी? रेज हो रहे हैं। कितने लोग कह रहे हैं घटेगी? घटाने वाले ज्यादा हैं। ओपिनियन तो हमेशा जीतता ही है। अब लॉजिक समझ, लॉजिक तुमने दिमाग नहीं लगाया। मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया हुआ है, उससे तुम सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ नहीं जाएगी? और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो तुम ज्यादा तेज मूव करोगे, ज्यादा तेज मूव करोगे तो कोलिजन भी ज्यादा होंगे, अपने आपस में भी कोलिजन ज्यादा होंगे, तो मुझसे भी तो ज्यादा होंगे। तो तुम मुझे पहले से भी ज्यादा मुश्किल से पास होने दोगे, जिससे मेरी रफ्तार बढ़ने की बजाय उल्टी। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे बीडी हमेशा घट जाता है। यह बात मैं अगली क्लास में फॉर्मूले से भी साबित करूंगा, लेकिन अभी मैंने तुम्हें डायरेक्ट लॉजिक बता दिया कि लॉजिक से क्या हो रहा है। 1 मिनट ठहरो, तुमने कभी ऑब्जर्व किया वायर जितनी ज्यादा लंबी होती है रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होता है? फार्मूला 10वीं में तुम बेवकूफ बनाया होगा, R बराबर रो L बाय A। लेंथ जितनी ज्यादा वायर की, रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा। कॉमन सेंस की बात है। ये रास्ता, मेरे बाहर जाने का रास्ता जितना लंबा होता जाएगा तुम मुझसे उतना ज्यादा टकराओगे और मैं उतनी मुश्किल से पास कर पाऊंगा, और इसीलिए रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। और बढ़िया बात उसी, रट्टा नहीं लगवा रहा हूँ भाई, लॉजिक बता रहा हूँ काम कैसे करती है, एक्चुअल करंट कैसे बनता है। क्योंकि वो जो ओम्स लॉ तुम पढ़ के आए हो ना, सब V बराबर IR पाई R, वो सब अभी गलत साबित कर देगा मैं आगे जाते जाते। इसलिए लॉजिक समझ लो, हाँ ना बोलो। अच्छा एक बात जरा सोच के, ड्रिफ्ट यार VD की यूनिट बताइए यार, क्या होगी यार? मीटर पर सेकंड। 4 मीटर 10 डाउट है ना? डाउट है सर, मीटर पर सेकंड आपने लिखा सामने लिखी हुई है, फिर भी सोच रहे हैं। मैं बोला भी क्या यार, मैंने पहले ही लिख दी, गड़बड़ हो गई। तो VD की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। हाँ ना बोलो? हेडिंग लिखो 5 सितारा डेरिवेशन। 5 सितारा डेरिवेशन जमा में न्यूमेरिकल। कई लोग सो रहे हैं, दबा के सो रहे हैं भाई। लिखो जरा, डेरिवेशन फॉर एक्सप्रेशन of drift velocity, derivation for expression of drift velocity। हम क्या derive करेगा? हम drift velocity derive करेगा। क्या derive करेगा? drift velocity की expression, यानी कि फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन इसको आज नहीं करेगा, क्योंकि अभी ये शुरू करेगा तो खत्म नहीं होगा। हम अब क्या करेगा सुनो, हमारा बेसिक पार्ट खत्म हुआ, अगली क्लास में हम इसकी डेरिवेशन करेगा, फिर हम एक और डेरिवेशन करेगा, फिर एक और। तो हम लगातार लाइन से कितनी डेरिवेशन करेगा? तीनों कंटिन्यूएशन में है भाई, 1 बाय 1 हम तीनों डेरिवेशन कंटिन्यूएशन में करेगा, और फिर हम करेगा अंधाधुंध सवाल। फिर हम क्या करेगा? न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ना, जो फॉर्मूला पढ़ेंगे उसकी क्या करेंगे? प्रैक्टिस। 1 मिनट
जो ये बेसिक बात मैंने बताई उनको समझ आई? Yes, sir. एक दो फालतू की बात और बता दूं। Yes, sir. करंट दो तरीके का होता, एसी और DC. एसी और AC. हमारे घरों में क्या आता? AC. हमारे घरों में क्या आता? AC. एसी ऐसा होता, ये एसी होता, ये क्या होता? इधर होता करंट, इधर होता समय, ठीक है। और डीसी कैसा होता? ये डीसी होता कांस्टेंट, कोई साइकिल पाइकल कुछ नहीं। ये प्लस भी है, ये माइनस भी है, दिशा बदल रही है इसकी, इसकी दिशा, इसकी दिशा। जहां कहीं भी बैटरी है वहां डीसी है, जहां कहीं भी बैटरी है वहां डीसी है, ठीक है। एसी को स्टोर नहीं कर सकते। मोबाइल की बैटरी, सेल वेल, ये सब किससे चलते हैं? डीसी से। जो चार्जर होता है वो एसी को डीसी में बदलता है, ठीक है। वो पढ़ेंगे यूनिट नंबर 9 में। उस डिवाइस को रेक्टिफायर कहते हैं। और ये जो एसी है, टेंशन नहीं लेने का, जो भी तुम बोलेगा पूरी रामायण पढ़ाई जाएगी। इस एसी के ऊपर पूरी एक यूनिट है भाई, यूनिट नंबर 4। वहां पे सिर्फ एसी की स्टडी और कुछ नहीं, बस सब यही है, 3 चैप्टर मजेदार। रेक्टिफायर अलग डिवाइस है, एसी को डीसी में बदलता। अभी लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ करंट कितने टाइप का? 2, एसी और डीसी। हमारे घरों में एसी की सप्लाई आती है, ठीक है। एसी को स्टोर नहीं कर सकते, डीसी को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। डीसी को स्टोर कर सकते हैं, डीसी को लंबी दूरियों तक नहीं भेज सकते, एसी को भेज सकते हो। इसलिए तुम्हारे घरों में एसी आती है। क्यों? इसका उत्तर तब दूंगा जब ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? ट्रांसफार्मर। और हिंदुस्तानी भाषा में ट्रांसफार्मर कौन बोलता? ट्रांसफार्मर कौन बोलता है? क्या पुगिया? और कई तो और एक कदम आगे होते हैं, मतलब क्या पुगिया? ट्रांसफार्म। इंजीनियर बावला हो जाए, उसको समझ नहीं आएगा ना क्या फूंक दिया भाई। ट्रांसफार्म तो वो भी पढ़ना है अपने को, मतलब पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज है, सब कुछ तुम्हारे चारों तरफ है। ये बात पहले पढ़ गई यार? हाँ ना बोलो। इसको पढ़ के आना अगली क्लास में, यहाँ से आगे की शुरुआत करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।